बिना सोचे समझे, बिना स्ट्रक्चर करे, बिना थॉट प्रोसेस में डाले कि उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर वैसे लिखते रहेंगे आंसर्स तो फिर आप एक लूप में फंस जाएंगे। मैंने एक बार किसी से कॉपी दिखाई थी अपनी, एक क्वेश्चन बस चेक कराया था। उन्होंने बोला कि भाई आपके आंसर में थिंकर्स ही नहीं है। तो मैंने बोला कितने थिंकर्स लिखूं? तो उन्होंने बोला 10 मार्क्स के आंसर में 4 थिंकर लिखने हैं और 20 मार्क्स के में 6 थिंकर। अब तो ऐसे तो मैं एक वो पूरा रोल ही बना लूंगा थिंकर्स का, जिसमें थिंकर ही थिंकर चले आ रहे हैं हर टॉपिक के। और प्लीज आप ट्रस्ट करिए, मैंने इस वाले एग्जाम में बहुत ही मिनिमम थिंकर्स यूज करे हैं। थिंकर्स के नाम पे मैंने बस उतना ही यूज करा है जो निशान सर की एक येलो बुक आती है कि पॉलिटिक्स आएगा तो 4 थिंकर लिख दूंगा, ठीक है, रिलीजन आएगा तो यही 4 थिंकर लिख दूंगा। मान लीजिए वो क्वेश्चन ही ऐसा है रिलीजन का जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, थिंकर का आपका ये रोल ही नहीं आ पाएगा, तो आप थिंकर थिंकर में फंसे रह जाएंगे। और ये ऑनेस्टली मैं भी पहले फंसा हुआ था। मैंने बहुत टाइम तक थिंकर्स की लिस्ट बनाने का ट्राई किया, क्योंकि जब मैं सर के पास आया तो सर ने अपने कोर्स में बहुत ही मिनिमम मिनिमम थिंकर्स दिए बट बहुत मिनिमल थे, जैसे बुक में देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगा सर को लगता है पता नहीं है कि ये थिंकर्स की कितनी जरूरत होती है, तो मैंने अपनी थिंकर्स की लिस्ट खुद बनाना स्टार्ट करा। फिर ओवर द टाइम रियलाइज हो गया कि थिंकर्स की लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर जैसे एग्जामिनर ने खोला, देखते उसको समझ आना चाहिए 3 पार्ट थे, 1 2 3 तीनों एड्रेस हो गए। उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ढूंढने जा रहा हूँ कि आंसर ही नहीं मिल रहा। इतनी क्लैरिटी अगर आपके ये तभी आएगी जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। आपकी दिमाग की क्लैरिटी रिप्रेजेंट करती है कि आपके आंसर में कितनी क्लैरिटी है। इससे वो और खुश हो जाता है कि भाई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो पूछा था सीधे सीधे बता दिया। सेम एग्जाम्पल, नाम पूछा है, नाम बताओ, कहाँ से हूँ, कौन सा गाँव है, ठीक है, कितने साल का हूँ, वो सब, कितने भाई बहन है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ओपननेस होनी चाहिए, एक ओपननेस टू चैलेंजेस। जैसे इस बार पेपर आया, ऑप्शन ऐसे थे, अगर कोई मन में बिठा के जाएगा कि नहीं भाई ऑप्शन ऐसे आएंगे तो मैं तो करूंगा ही नहीं पेपर, चीटिंग हुई मेरे साथ, ठीक है, सबके साथ चीटिंग हुई है, बट एक ओपननेस होनी चाहिए हमेशा। रिवाइज करिए, खूब सारा रिवाइज करिए। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ जब प्रीलिम से पहले आए तो 4 बार रिवाइज कर लूँ, हालांकि हुआ कभी भी नहीं एक भी बार, ठीक है, हर बार ये 2.5 पे अटक जाता है। पर मैं प्लान ऐसे बनाता हूँ कि 4 बार रिवाइज हो जाए तो बढ़िया, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। Hello everyone, another day and another gem with me, Anupam Singh, who secured All India rank 699 this year. And the most important thing is that this person, this boy, got 279 marks in sociology, which is considerably great marks this year. Now the question is, and which is even more surprising thing is, how did he get this marks? You will be surprised to know that he did not write even a single test. And not just that, he did not write as many number of scholars which people usually think that we should be writing to fetch such a good score. Now, the same question, without writing a single test, which is something I don't encourage. I usually encourage students to write tests. And without quoting lot many thinkers, how did he manage to get this much score? For having answer to this question, we really require this person to come here and share with you what exactly did he do. But before that, I would like to tell you that one thing which is very much prominent about Anupam is that he was there in all the classes in my crash course till the very last moment. Even in the last class and even before interview, he used to come and discuss the issues with his personality that he used to think that may not really fetch him great marks. So he was always in constant touch, which is very important in this online world. That even if you are online student or offline student, in both the cases, it is important that we stay in touch with each other so that we actually come to understand the issues and the strengths of you as a personality and your answer writing also. So without wasting your time, I'll ask Anupam to join us and share all the strategies that he did or follow for sociology. Anupam? So, hello everyone. Firstly, I would like to thank Shah sir for his kind words. He has been a constant support in this journey, right from day one when I got to know that I have cleared the UPSC prelims. So I was very nervous. So I got in touch with him as to which program should I join, and I think I have been blessed that after joining his program, the journey has been very good, and the results have been very beyond my expectations. So, firstly, thank you, Nishad sir. And
in this very short discussion that we'll be having, I'll try to share what all things I did and how I was able to manage a score of 279. In my last attempt, I had got a score of 212, 212. And this year the score is 279. Uh, Unfortunately, I was not able to write any tests. Despite that, I was able to get decent enough score. So I'll just draw some light upon what all things I did and what all went right for me. Firstly, a very quick background I'll like to give you all about myself. I've been born and brought up in Delhi. I graduated from IT Delhi from production department. Right after my graduation, I jumped into the civil services examination. First year I gave prelims, got lucky, cleared prelims, but means I failed. Next time again I tried, and this year I've cleared all the stages. This is a very brief intro, like introduction about me. The first attempt I got 212, and this second attempt I have got 279. So the obvious question is, what was different this time? So firstly, we'll try to understand the pillars that are very important in this journey. So I believe in this entire journey, you have to be very specific. You have to be very trusting on your things, and you have to be very uh, organized in your approach. And all these lessons I've got from Nishad sir. This is a very honest to God answer. These are the three pillars that I really find that I initially inculcated into my sociology answers. But over the time, I think that these are the fundamentals of writing any answer in any of the mains papers. So you can follow this approach into any of the subjects except essay, because that has a very different approach. You have to be very elaborative and expressive in that sense. But other than that, all the subjects will follow the same approach. The first thing is addressing the demand. In most of the questions, we do not know what is asked, or we do not understand what is asked, and we right away jump to writing something like whatever is asked or whatever we know about the discussion. So first thing is demand of the question. You might think that you know the question, you have read this topic somewhere, but that does not mean that you have understood the demand. A very simple example would be, let's suppose, I think it's a PYQ or maybe one of the questions that I tried to frame, uh, which Nishad sir actually gave in the class. Let's suppose the question is, what do you think is essence of religion according to Durkheim? Firstly, you have to think, like read and understand what is the main demand of the question. The essence is the main demand. They don't want really what particularly do you think, and they don't want the theories on religion. Many students, if they see that this is a question on religion, they straight away start writing what the functional theory, what Malinowski thinks, what other people think. It is not asked. The only thing is asked is what is the essence of religion. Then they asked according to Durkheim, not anybody else. This is also very important. We think if Durkheim is asked and we just see two keywords, we see religion, we see Durkheim, and we start away writing anything about that we know about that context. We'll write like origin of religion according to Durkheim. We'll say Arunta tribes, or we might say what is the functionality of religion. We'll What is the dysfunctionality of religion in contemporary times. None of those things is asked. Only the essence is asked, and the essence is you have to be very like to the point in this answer. The essence is the sacredness and the profaneness, and the trust that the belief, the collective belief. The collective belief of the society that makes something sacred or that makes something profane. Very simple example that's I've given class. If you take, if you go to buy laddus in the shop, you can see n number of sweets. There are laddus there, but those laddus are not sacred. They are part of profanity.
If you take these laddus, you go to the temple, you offer them to the god, you feel, it is your belief that the god has blessed those laddus. Now you believe that those laddus are sacred. Now when you will consume the prasad, you will be blessed by the Almighty. So this is the collective belief of the society. That is very important to mention. The key term, what Durkheim meant, what Durkheim wanted to convey, and that is the same thing you have to convey in your answers. So demand is very important. Unless you do not have to straight away jump to writing answers. Read the question, understand what is asked, because the same topic and number of questions can be asked. We have read Durkheim. There are four types, multiple things that we have studied. You don't have to write everything. You only have to write what is asked. Very simple thing. Again, sir's anecdote only. अगर मैं आपसे पूछूं what is your name, you will not start saying I was born so and so, my father's name is this, my mother's name is this, Pandit ji came, he gave me this name, and then we thought upon and my name came to be this. Simply say my name is Anupam Singh. This is the simplest way to communicate. That is how other person will be very interested to answer and listen to you. राम इधर उधर की कहानी बताते रहोगे, पूरी रामायण सुना दी, अपना नाम बताया नहीं, सामने वाले को फ्रस्ट्रेशन और होगी, 5 नंबर देने वाला को 4 नंबर देके जाएगा फिर. ओके, सो ये था डिमांड के बारे में क्वेश्चन. सेकंड विल एड्रेस हाउ, जो एक आपको लग रहा होगा कि झूठ बोल रहा है, टेस्ट तो लिखा नहीं, 275 कैसे आ गया. इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, माइंड मैप्स बनाइए हर क्वेश्चन के. यू टेक अ क्वेश्चन, you think what should you write, like take 10 seconds, 15 seconds. I used to do this exercise a lot, like my 5 minutes, 10 minutes I used to think on the question, what all should I write, और इसको reiterate करिए. इसी को reiteration करते रहिए बार बार. पहली बार में जो आंसर निकल के आएगा ना दिमाग से, that will be horrible. आपको लगेगा कि जो पूछा था वो भी नहीं लिखा, बाकी की सारी बातें भी लिख दी, और पढ़ के भी मजा नहीं आ रहा है. माइंड मैप्स का मतलब ये हुआ, मैं मान के चल रहा हूँ 10 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आया है. यहाँ पे उन्होंने ये एक 10 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन है. अब आपको 2 शीट्स पे लिखना है. हर क्वेश्चन को एक स्ट्रक्चर बना के रखिए दिमाग में कि किस पेज पे मैं क्या लिखूंगा. अगर मान लीजिए मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिलीजन बाय डॉर्कहाइम, तो आई विल स्ट्रेट अवे, एक तो सिंपल रखना है आंसर को, तो सिंपली मैं अपने दिमाग में लेके चलूंगा कि यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ रिलीजन बाय डॉर्कहाइम आ जाएगी. उसके बाद अगर डॉर्कहाइम ने जो उन्होंने पूछा है कि व्हाट डज डॉर्कहाइम थिंक अबाउट रिलीजन, तो फिर शायद 1 2 3 3 पॉइंट यहाँ पे, 4 पॉइंट यहाँ पे, 4th पॉइंट. और फिर मान लीजिए उन्होंने कुछ पूछा कि एंड द रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम, फिर कंटेम्प्रेरी टाइम्स. ये मेरे माइंड में मैप है. हर क्वेश्चन को मैं मैप करते रहता था कि यहाँ पे ये लिखूंगा, वहां पे वो लिखूंगा. अगर मान लीजिए मेरे पास कंटेंट उतना ही है और किसी कारण से वो हाई मार्क्स में आया है, ठीक है, 20 मार्क का क्वेश्चन आया है, तो फिर मैं अपने दिमाग में तिगड़म लगाने लग जाऊंगा कि अगर कंटेम्प्रेरी चीज यहाँ आएगी तो यहाँ पे 2 शायद एक्स्ट्रा पॉइंट आने चाहिए, या फिर कुछ और बात आनी चाहिए, या थोड़ी सी स्पेसिंग कर दूंगा. हालांकि वो अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि शायद मैं स्पेसिंग बढ़ा दूं तो इंक्रीज विजिबिलिटी या रीडेबिलिटी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. हर क्वेश्चन में माइंड मैप बनाने का ट्राई करिए. लिख लेंगे 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन लिख लिए, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट अ डाउट, बट बिना सोचे समझे, बिना स्ट्रक्चर करे, बिना थॉट प्रोसेस में डाले कि उसका रिजल्ट क्या होगा. अगर वैसे लिखते रहेंगे आंसर्स तो फिर आप एक लूप में फंस जाएंगे और हमेशा किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे कि कोई मेरे आंसर चेक कर दे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे आंसर में गलती क्या है. इस अप्रोच से आप अपने दिमाग में आप खुद ही एक स्टूडेंट और खुद ही एक टीचर भी बन जाएंगे. आप आंसर भी लिखेंगे, फिर उसको 5 मिनट बैठ के एनालाइज करिए कि अगर मैं टीचर हूं तो क्या ये आंसर एक जस्टिफाइड आंसर है, क्या इसमें डिमांड मीट हो गई है, क्या ये सिंपल है. दीज आर द सिंपल पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए कि सिंपलिसिटी, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये सब अगर मीट हो गए तो मे बी, मतलब आपका आंसर लैंग्वेज वाइज भले ही बहुत रिच ना हो, आपने भारी भारी वर्ड्स शायद ना यूज करे हो, बट क्योंकि सिंपल आंसर लेके आपने डिमांड को एड्रेस कर दिया है, तो आपको डिसेंट इनफ मार्क्स तो मिल जाएंगे जो मुझे मिल गए. और 1-2 पॉइंट और अच्छा लिख देंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, कुछ न्यू इनोवेटिव आंसर दे देंगे, जैसे कंटेम्प्रेरी टाइम से कुछ आपने ऑब्जर्व करा हो सोसाइटी में कि देखिए ये एक फिनोमेना था जो चल रहा था और मैंने डॉर्कहाइम की बात को देख के ये ऑब्जर्व करा, और वो आप नोट कर दें तो शायद और एक्स्ट्रा मिल जाए, 10 के 5 से 6 से 7 8 ऐसे हो जाए. बट ये नहीं करेंगे और सिर्फ यही करते रहेंगे कि भाई एडिशनल पॉइंट्स डालते रहे, तो फिर शायद मार्क्स नहीं मिलेंगे.
और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट रन, लाइक डोंट चेज थिंकर्स। डोंट चेज थिंकर्स। मैंने एक बार किसी से कॉपी दिखाई थी अपनी, एक क्वेश्चन बस चेक कराया था। उन्होंने बोला कि भाई आपके आंसर में थिंकर्स ही नहीं है। तो मैंने बोला कितने थिंकर्स लिखूं? तो उन्होंने बोला 10 मार्क्स के आंसर में 4 थिंकर लिखने हैं और 20 मार्क्स के में 6 थिंकर। अब तो ऐसे तो मैं एक वो पूरा रोल ही बना लूंगा थिंकर्स का, जिसमें थिंकर ही थिंकर चले आ रहे हैं हर टॉपिक के। और प्लीज आप ट्रस्ट करिए, मैंने इस वाले एग्जाम में बहुत ही मिनिमम थिंकर्स यूज करे हैं। थिंकर्स के नाम पे मैंने बस उतना ही यूज करा है जो निशान सर की एक येलो बुक आती है, वो बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही सुंदर बुक है। उसमें ना एकदम क्रिस्प में कंटेंट दे रखा है, 50-60 पेज होंगे मुश्किल से, और उतना ही रिवाइज कर लेंगे आप, उसी को एनालाइज कर लेंगे बार बार, तो काफी जगह यूज हो जाएगा। हम हमेशा पेपर 2 में थिंकर्स के पीछे भागते रहते हैं कि हमारे पास पेपर 2 के थिंकर्स नहीं है, ये सबका डर रहता है। मेरे पेपर 2 में 154 मार्क्स आए हैं और मुझे लगता है डिसेंट ही मार्क्स है, पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई होगी शायद। इसके लिए मैंने कोई थिंकर के पीछे नहीं भागा कि इस बुक से कोई थिंकर उठा लूं। सर की बुक में जो थिंकर से उन्हीं को उठा लिया, सर की क्लास में जो सर ने नोट्स बताए कोई थिंकर बता दिया तो उसी को यूज कर लिया। बट आप ट्रस्ट करिए, उनको आपके थिंकर्स की लिस्ट में जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको आपके पॉइंट के सब्सटेंस में इंटरेस्ट है। आप बोल क्या रहे हो? लेट्स सपोज अगर उन्होंने पूछा आपसे कि दी पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया शिफ्टिंग, एक प्यारा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया इज शिफ्टिंग। अब उन्होंने पूछा जैसे कैसे शिफ्ट हो रही है, आपको क्या लगता है पिछले 20 साल में क्या शिफ्ट आया है, 50 साल में क्या शिफ्ट आया है? आप सिंपली ऑब्जर्व करिए सोसाइटी में कि कैसे पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। पहले सिंगल पार्टी थी, फिर मल्टीपल पार्टीज आ गई। पहले नेशन की बेस्ड पार्टी बनी थी कि भाई लेट्स सपोज आईएनसी है तो दैट विल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इंडिया। बट ओवर द टाइम और पार्टीज आ गई, अब वो आइडेंटिटी की अपने को लीड कर रही हैं कि वी आर एससी, वी आर दलित्स, वी आर ओबीसी, वी आर वी रिप्रेजेंट दिस पार्टी, वी आर महाराष्ट्र की पार्टी, वी आर दैट रीजन पार्टी। तो हर एक के डिफरेंशिएशन हो गई है। तो ये सब चीजें, ये है सब्सटेंस आपका कि आपने क्या समझा पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई इंडिया में, रादर देन कोई थिंकर आके बता दे कि ये थिंकर ने ये हो गया, ये हो गया। थिंकर का अपना इंपॉर्टेंस है अगर कोई पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना हो। जैसे मान लीजिए आपको भी लगता है कि पहले सिर्फ एक पार्टी होती थी, अब मल्टी पार्टी हो गई है, सेम बात किसी थिंकर ने भी कही है, तो सब्सटेंशिएट कर दीजिए कि भाई उसको भी यही लगता है और वो बात सही भी है। बट जस्ट बिकॉज एक थिंकर ने ही कुछ भी बोल दिया हो, आप उसको रट के बैठे हैं कि पॉलिटिक्स आएगा तो 4 थिंकर लिख दूंगा, ठीक है, रिलीजन आएगा तो यही 4 थिंकर लिख दूंगा। मान लीजिए वो क्वेश्चन ही ऐसा है रिलीजन का जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, थिंकर का आपका ये रोल ही नहीं आ पाएगा, तो आप थिंकर थिंकर में फंसे रह जाएंगे। और ये ऑनेस्टली मैं भी पहले फंसा हुआ था, मैंने बहुत टाइम तक थिंकर्स की लिस्ट बनाने का ट्राई किया, क्योंकि जब मैं सर के पास आया तो सर ने अपने कोर्स में बहुत ही मिनिमम मिनिमम थिंकर्स दिए बट बहुत मिनिमल थे, जैसे बुक में देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगा सर को लगता है पता नहीं है कि ये थिंकर्स की कितनी जरूरत होती है, तो मैंने अपनी थिंकर्स की लिस्ट खुद बनाना स्टार्ट करा। फिर ओवर द टाइम रियलाइज हो गया कि थिंकर्स की लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। जितने बुक में है, जितने बेसिक नोट्स में है, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो को आप कहीं से कंफर्टेबली मिल पा रहे हैं, उनको एज अ, सर एक टर्म यूज करते हैं, थिंकर्स को ड्रेसिंग की तरह यूज करना है। खाना बना लिया, उसके ऊपर बस छिड़काव करना है, धनिया डालना है। खाना अगर नहीं होगा तो फिर कोई मार्क्स नहीं देगा। जो आपका सब्सटेंस है आंसर का, जो आपने खुद से एनालाइज करा कि पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है, रिलीजन का इंपॉर्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, क्या रिलीजन का रोल ही चेंज हो रहा है, क्या रिलीजन जा रहा है, क्या फैमिली स्टिल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये सारी चीज आपके सब्सटेंस है। फैमिली एग्जिस्ट करती है नहीं करती, फैमिली में पेरेंट्स का रोल चेंज हुआ ही नहीं हुआ है, हाँ फैमिली कहाँ से कहाँ शिफ्ट आ गई है, स्ट्रक्चरली कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आया है, फंक्शन में चेंज आया है, कहाँ पे चेंज आया है, ये आपका सब्सटेंस है, ये आपकी मील है। ये आपकी मील है, ये पढ़ के वो खुश होंगे कि हाँ इंसान ने दिमाग लगाया, एनालाइज करा है, क्योंकि क्वेश्चन ही एनालिटिकल होंगे। दिमाग लगाया कि क्या पूछा था और कैसे उसने एनालाइज करा उन चीजों का। 4 थिंकर लिख के आ जाएंगे जिनका उस आंसर से कोई अगर कंटेक्स्ट नहीं हुआ तो बहुत गुस्सा आएगा उसको कि एक तो मैंने पूछा कुछ, इसने जबरदस्ती के नाम पे 4 थिंकर्स दिखा दिए जस्ट टू शो ऑफ, और उनका कोई रोल भी नहीं था। तो ऐसे नहीं कि थिंकर्स कभी लिखने नहीं है, अगर जरूरत है, अगर नेचुरली आ रहे हैं तो लिख दीजिए, नहीं आ रहे नेचुरली तो जबरदस्ती कोई 2-4 थिंकर लिख के आऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप ट्रस्ट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं कोई थिंकर लिख के नहीं आया, शायद एक भी थिंकर नहीं लिखा होगा। कभी कभी जो डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी अप्रोच रखी कि भाई ये पूछा तो ये बोल के निकल गए, क्योंकि उसके पास उस टॉपिक पे मेरे पास कोई थिंकर नहीं था। तो ना मैंने उधर बैठ के दिमाग लगाया, ना टेंशन ली कि हाई थिंकर नहीं है। मैं हमेशा अपने ध्यान रखा कि डिमांड मीट होनी चाहिए। डिमांड बहुत जरूरी है, डिमांड मीट हो जाएगी तो वो आई थिंक जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है 5 नंबर दे देंगे आपको। उसके ऊपर आपने अच्छा लिख दिया, एनालिसिस अच्छा करा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कर दी है, रीडेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, इन बेसिस पे आपको फिर शायद 7 मार्क्स भी मिल जाए। लेकिन अगर डिमांड नहीं है, मेन पॉइंट ही मिसिंग है, तो 5.5 मार्क्स मिलेंगे नहीं, फ्रस्ट्रेशन और आ जाएगी उनको। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखिए अपने। अ, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि मैंने सोर्सेज क्या पढ़े। बहुत लोगों को लगा कि सोर्सेज तो बताया नहीं, कहाँ कहाँ से पढ़ाई करी। सोर्सेज के बारे में देख लीजिए एक बार। तो पहले एक छोटी सी बुक आती है सांगवान करके, नितिन सांगवान सर ने लिखी है, ठीक है, उसी में मैं पढ़ लेता था, नोट्स वोट्स चिपका लिए उसी में। नितिन सांगवान सर की बुक है वो। दूसरा मैंने अभी जब क्रैश कोर्स किया तो यहाँ पे क्लास नोट्स बनाए थे मैंने। फिर मैंने सर की पहली क्लास ली, और पहली क्लास में मुझे समझ आया कि मेरी सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। मैंने बुक पढ़ ली हो ये वाली पहली वाली, लेकिन कंसेप्चुअली में बहुत वीक था। मुझे ये नहीं पता था कि डरखाइम रिलीजन से क्या कहना चाहता है। मुझे पार्सन ने जब वो 5 और 5 की सोसाइटी शिफ्ट करने की होती है बताया, तो मुझे उसका आइडिया नहीं था। मैं बस रट के बैठा होता कि 5 कॉलम इधर होते हैं, एक कॉलम में 5 इधर होते हैं, 5 इधर होते हैं, और पेपर में आएगा तो चिपका के आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आके समझ आया कि अच्छा इसका कुछ मतलब है। उसने ऐसे रैंडमली 5 चीजें नहीं लिखी हैं, वो बताना चाहते हैं कि सोसाइटी कैसे शिफ्ट हो रही है। सिमिलरली मार्क्स के आइडियाज, और सिमिलरली जो आर के मटन था उसका डिवेंट वाली चीजें, ये सब में थोड़ा वीक था, जो मुझे यहाँ के पता चला। तो इसलिए फिर मैंने ये मेक श्योर करा कि मैं सर की क्लास में आऊँ और सारी क्लास अटेंड करूँ, क्योंकि भाई मतलब मेरे लिए तो ये था कि भाई कुछ भी सीखने को ही मिल रहा है आज, और क्या पता यही चीज कभी पेपर में आ जाए। और पेपर में नहीं भी आई तो कंसेप्चुअली मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। तो क्लास नोट जरूर बनाए मैंने सारी क्लासेस के। और सर ने जो हैंड आउट दिए वो भी हेल्पफुल थे। उनमें से कई पॉइंट्स जिनका जिनका कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं मिलता है ना, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, इम्पैक्ट ऑफ वुमेन ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हो गए। हाउ इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग वुमेन, एनवायरमेंटलिज्म एंड वुमेन, एनवायरमेंट, एजेड पॉपुलेशन, हाउ इंडिया इज एजिंग। तो इसका कोई डायरेक्ट एकदम से मिलता नहीं है। सांगवान में पढ़ा तो बहुत ऐसे मजा सा नहीं आया था, वो लगा नहीं कुछ कर पाऊंगा, पर हैंड आउट सर ने दे दी थी तो उससे कवर अप हो गया था। ठीक, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है। मैंने सर ने जो टेस्ट दिए थे, तो टेस्ट तो नहीं लिखे भले ही, बट मैंने जो सर ने टेस्ट दिए थे उसके सोल्यूशन जरूर पढ़े। सर बहुत छोटे से सोल्यूशन देते हैं एकदम। और ना सोल्यूशन की सबसे अच्छी बात यह है, सर कई बार सोल्यूशन पूरे नहीं देते, बस हिंट ड्रॉप करके चले जाते हैं कि डिमांड ये थी। तो वहां से मेरे को एकदम पकड़ आ गई थी कि सर ये सिखाना चाहते हैं कि हर क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करो। और सर सोल्यूशंस में हमेशा डिमांड जरूर बताते थे कि ये थी क्वेश्चन की डिमांड, ये थी क्वेश्चन की डिमांड। तो अब मुझे समझ आता है कि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो काफी काफी मुझे आइडिया लग जाता है कि ये डिमांड है, और ये तो ऐसी एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजें हैं जो हम लिखे जा रहे हैं। तो इसके शॉर्ट सोल्यूशन कह लीजिए आप उसको। जो इन टेस्ट सीरीज में जो सॉल्यूशंस मिले थे, तो उनके आप कह सकते हैं उससे हेल्प मिली थी। एक जब तक सर ने जब तक मेरे को रियलाइजेशन नहीं हुई थी कि थिंकर्स की क्या जरूरत है, कि लिमिटेड ही जरूरत है, तब तक मुझे लगा कि सर को शायद थिंकर्स आते नहीं है, इसलिए सर हमको थिंकर्स दे नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना दिमाग लगा लेता हूँ, खुद ही बना लेता हूँ लिस्ट। तो नेहा भोसले मैम है, उन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल करी थी। उनके नोट्स पड़े हुए थे, उन्होंने शेयर करे थे टेलीग्राम वगैरह पे, तो ड्राइव पे पड़े हुए थे। तो मैंने ड्राइव पे नेहा भोसले मैम के नोट्स में से कुछ थिंकर्स वगैरह उठा लिए थे। हालांकि बहुत तो काम नहीं आए, बट ये है कि कोई ये ना कहे कि भाई बताया नहीं, नेहा भोसले मैम के नोट्स यूज करे थे। तो इसलिए मैंने बता दिया कि उनके नोट्स मैंने शुरू में अ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैंने यूज करे थे, कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, थिंकर्स की लिस्ट बनाने के लिए, जो मुझे बुक में नहीं मिले थे, तो उन सब की लिस्ट बना ली थी। ये ऑप्शनल है, करें ना करें जैसा आपको सही लगे। ये आई थिंक कंपलसरी करना चाहिए, ये आपका बेस है, फाउंडेशन है। ये आपकी मर्जी है। मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा, बट मैं फोर्स भी नहीं करूंगा किसी को। तो ये आपका ऐसे समझ लीजिए वैल्यू एडिशन। मुझे पर्सनल बेनिफिट हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। अ, इसके अलावा आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का बचता है। मैंने सोर्सेज कवर कर लिए हैं, लिखने का तरीका कवर कर लिया है। मैं एक बार रिकैप में बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। ये सारे क्वेश्चन वैलिड है।
आप जीएस का क्वेश्चन उठाइए, मान लीजिए उन्होंने पूछा कि हाउ इज अशोकन वैल्यूज रिलेवेंट इन टुडेज टाइम्स, तो इंट्रो में लिख दिया कि अशोका वाज सो एंड सो मौर्यन एम्पायर का थर्ड किंग, या जो भी वो किंग था, और इस टाइम से इस टाइम रहे और बहुत ही फेमस थे। दो तीन आपने इंट्रोडक्शन दी थी, दो तीन लाइन में, तो मेंटल मैप शुरू में बनाने लग गए। पहले तो मेंटल मैप बनाना शुरू कर दिया कि 2 पेज हैं, ये मेरे 2 पेज हैं, तो यहाँ पे मैं इंट्रो लिखूंगा अशोका के बारे में। फिर उन्होंने पूछा है अशोका's वैल्यूज इन टुडेज टाइम, तो यहाँ पे टुडेज वैल्यूज टाइम में लिख दूंगा। और कुछ पूछा होता तो उसके लिए एक दिमाग में जगह बचा के रखता, कुछ जैसे मान लीजिए सब पार्ट होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए सब पार्ट वाले क्वेश्चंस में। जैसे मान लीजिए वो पूछता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्टली अशोका इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, हाउ इज हिज वैल्यूज रिलेटेड इन टुडेज टाइम्स। तो पहला पॉइंट इंट्रो, दूसरा ग्रेटेस्ट क्यों है यहाँ पे, तीसरा रेलेवेंस कैसे है। ये दिमाग में बना के रखिए, ये नहीं कि पेपर में सोचे जा रहे हैं ग्रेटेस्ट शुरू करा यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रेटेस्ट ही लिखते चले गए दूसरे पेज के, और फिर 2 लाइन में लिख के आ रहे हैं रेलेवेंस क्यों है। फिर गुस्सा खुद पे आएगा पहले कि अरे जगह ही नहीं बची यहाँ से लिखने की। सेम चीज अप्लाई करिए, ये सोशियोलॉजी की लर्निंग जो है, ये अक्रॉस आप जीएस के किसी भी सब्जेक्ट में उठाइए, सब में ये काम करेगा, क्योंकि स्पेस उतना ही है ना आपके पास, ज्यादा लिख नहीं सकते और टाइम भी मैनेज करना है, तो हर चीज उसको दूर से दिख जानी चाहिए। एक लास्ट में एक और सर के एंडोट देता हूँ। सर कहते हैं जैसे मान लीजिए आपका आंसर है, तो आपका आंसर जैसे एग्जामिनर ने खोला, देखते उसको समझ आना चाहिए 3 पार्ट थे, 1 2 3 तीनों एड्रेस हो गए। उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ढूंढने जा रहा हूँ कि आंसर ही नहीं मिल रहा। इतनी क्लैरिटी अगर आपके, ये तभी आएगी जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। आपकी दिमाग की क्लैरिटी रिप्रेजेंट करती है कि आपके आंसर में कितनी क्लैरिटी है। इससे वो और खुश हो जाता है कि भाई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो पूछा था सीधे सीधे बता दिया। सेम एग्जाम्पल, नाम पूछा है, नाम बताओ, कहाँ से हूँ, कौन सा गाँव है, ठीक है, कितने साल का हूँ, वो सब, कितने भाई बहन है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में एक आध, आई थिंक अब प्रीलिम्स भी बहुत पास आ रहा है, तो सोचता हूँ एक थोड़ा सा उस पर भी एक दो बातें हो जाएं कि प्रीलिम्स के लिए कोई पूछेगा कि सर आपने कैसे किया 2 बार प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने कुछ बहुत स्पेशल नहीं करा है, मैं बहुत ही पर्सनली आपको लकी मानता हूँ। और ये मैं हर स्टेज के लिए कहता हूँ। मैं प्री मेंस और इंटरव्यू में आई थिंक मैं तीनों टाइम काफी लकी रहा हूँ, जो कि कई बार हर एस्पिरेंट नहीं रहता। तो इसलिए कभी भी अगर आप बाई चांस किसी भी स्टेज में फॉल्टर कर रहे हैं, तो प्लीज अपने आप पे इतना हार्ड मत होइए। सोसाइटी में भी आपको आपके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, बट आप अपने ऊपर इतना हार्ड मत होइए कि ये सारी आप ही की गलती थी। यू ऑलवेज हैव टू मेक सम स्पेस कि आपने शायद अपना बेस्ट दिया होगा, बट शायद लक आपके साथ नहीं था, या मे बी उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, या वो क्वेश्चन नहीं लिख पाए, मेंस में पेन फ्लो कर गया, टूट गया पेन, इंटरव्यू में 2 मिनट लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से। 100 फैक्टर हो सकते हैं, सब आपके हाथ में नहीं होते। तो प्लीज अपने आप पे एकदम हार्ड मत होइए कि अगर ये 1 2 बार में नहीं हुआ है, या किसी भी स्टेज में आप अटक रहे हैं, तो सब आप ही की गलती है। आपने आप हमेशा पेशेंस ट्राई करिए, मतलब ट्राई करिए, स्टोइसिज्म थोड़ा ट्राई करने का ट्राई करिए। खुशी में बहुत खुश नहीं, और दुखी में बहुत दुख नहीं। स्टोइसिज्म कहते हैं, और भी हमारे इन फिलॉसफी में भी होगा, लेकिन मैंने तो वहीं से देखा था। प्रीलिम्स के लास्ट में एक छोटी सी बातें कर लेते हैं। पहला, गिव टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से क्या होता है ना, पहले तो आप सिमुलेशन करते हैं कि भाई 2 घंटा दिमाग लगाना पड़ेगा पेपर में, है। और सिमुलेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो किसी का कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं आता, मैं पढ़ने बैठता हूँ, मेरे तो 25 मिनट कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है, लेकिन टेस्ट में मैं 2 घंटे पता नहीं सरप्राइजिंगली बैठ जाता हूँ। तो वो पता नहीं क्या होता है उस समय, कौन सी ऐसे फोर्स काम करती है। बट आई थिंक अगर सिमुलेशन करते रहेंगे बार बार, तो आपको 2 घंटे बैठने की आदत हो जाएगी, तो पेपर में 2 घंटे बैठना मुश्किल नहीं लगेगा। तो इसलिए सिमुलेशन इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भी है क्योंकि अब यूपीएससी ऐसे ऑप्शन दे रहा है जिसमें आपकी नॉलेज नहीं, आपका करेज भी टेस्ट हो रहा है। इतने क्लोज ऑप्शन देगा, ओनली वन ओनली टू। तो यूपीएससी आपको ओपनली चैलेंज कर रहा है कि भाई करेज चाहिए आपको ऐसे ऑप्शन टिक करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको एक टेस्ट जब ऐसे देंगे, तो मेंटली स्टिमुलेशन रहेगा, मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। प्रीलिम्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिवाइज बहुत बार करिए। हाँ, 4 सोर्स मत पकड़िए। 100 क्वेश्चन है, 60 करके भी आ जाएंगे तो हो जाएगा बेड़ा पार। तो 100 के 100 करने के लिए मत भागिए। 100 करने के लिए तभी भागेंगे, तभी आप ऐसे 4 4 रिसोर्स उठाएंगे। एक मंथली मैगजीन्स की जगह आप 4 मंथली पढ़ेंगे, याद कोई सी भी नहीं रहेगी। ठीक है, एक ही मंथली पढ़िए, एक ही सोर्स पकड़िए, और उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। एक एक फैक्टर है जो मैं कई बार मुझे लगता है कि पर्सनली होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आई थिंक पर्सनली आपसे मांगता है, ओपननेस होनी चाहिए, एक ओपननेस टू चैलेंजेस। जैसे इस बार पेपर आया, ऑप्शन ऐसे थे, अगर कोई मन में बिठा के जाएगा कि नहीं भाई ऑप्शन ऐसे आएंगे तो मैं तो करूंगा नहीं पेपर, चीटिंग हुई मेरे साथ। ठीक है, सबके साथ चीटिंग हुई है, बट एक ओपननेस होनी चाहिए हमेशा। इंटरव्यू आया, मान लीजिए आप इंटरव्यू के रूम में घुसे, ठीक है, चलते चलते आप कारपेट में टंबल करके गिर गए, तो उस समय आप मेंटली ऐसे हो जाए, अरे मेरा तो इंटरव्यू खराब हो गया, और रोने लग जाए, या फिर बहुत हताश हो जाए। एक ओपननेस रहनी चाहिए। मान लीजिए आप इंटरव्यू रूम में घुसे, आपको डांट दिया मैम ने, किससे पूछ के अंदर आए, और उस समय आप डिजेक्टेड फील करने लगे, तो ओपननेस रहनी चाहिए। शायद चैलेंज एकदम से आएगा,
थोड़ा सा स्टोइसिज्म, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा कंट्रोल। तो आई थिंक जो चैलेंज होता है ना, 90% दिमाग में रहता है, वो अगर हट जाता है फिर 10% आई थिंक हम मैनेज कर ही लेते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिए प्रीलिम्स के लिए। और रिवाइज करिए, खूब सारा रिवाइज करिए। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ जब प्रीलिम से पहले आए तो 4 बार रिवाइज कर लूँ, हालांकि हुआ कभी भी नहीं एक भी बार, ठीक है, हर बार ये 2.5 पे अटक जाता है। पर मैं प्लान ऐसे बनाता हूँ कि 4 बार रिवाइज हो जाए तो बढ़िया, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको लगता है 3 ही बार से इतना बढ़िया रिवाइज हो गया कि जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो 3 बार कर लीजिए। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टॉपर ने एक बार बोला कि मैं तो एक ही बार रिवाइज करके गया था और उसकी बात को सच मान लिया। जैसे अगर कोई आके बोल दे कि भाई मैं तो टेस्ट ही नहीं लिख के गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप टेस्ट नहीं लिख के जाएंगे। आपको अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करना है। तो आप टेस्ट लिखिए, उसको एनालाइज करिए, रिवाइज करिए। और एक बहुत छोटी सी बात लास्ट में, ट्राई करिए थोड़े से एक अच्छे सेट ऑफ फ्रेंड्स रहें, ताकि कभी भी आप निराश हो, हताश हो, तो आपका सपोर्ट रहे। मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं, वैभव, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, अमन, कात्यायनी, रिया, तो इन सब ने मेरे को हमेशा हेल्प करा है जो जब भी मैं डिजेक्टेड फील कर रहा हूँ। तो अगर अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे तो सेम कम्युनिटी रहती है, तो लड़ने की जो ताकत है वो बरकरार रहती है। आई थिंक बहुत बोल लिया हूँ मैं, इसके अब मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। इन केस अगर कोई वीडियो के कमेंट्स में कोई अगर आएगा क्वेश्चन, तो आई ट्राई टू आंसर देम। ठीक है, आई होप कोई किसी एक दो चार एस्पिरेंट को भी फायदा हो तो आई फील वेरी ग्रेटफुल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रीलिम्स।